सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो नर्वस सिस्टम पार्ट 1, दिस इज़ द पार्ट 2। इस पार्ट 1 में आप ब्लड ब्रेन बैरियर, न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन ये सब जान चुके हैं। इस पार्ट में हम ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें जो भी पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन जो है किस तरह से रहता है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये है ब्रेन का डायग्राम। ठीक, तो ब्रेन में आप क्या पढ़ते हैं? देखिए, जो ब्रेन के पार्ट हैं उनको उनके फंक्शन के हिसाब से जो है वो डिस्टिंक्ट कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो मेजर पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, अब आप जानते हैं कि ब्रेन जो है उसको क्रेनियम यानी कि स्कल प्रोटेक्ट करता है। स्कल के अंदर ब्रेन के बीच में मेनिंजेस होती हैं, ब्रेन और स्कल के बीच में मेनिंजेस होती हैं जिनका नाम हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के बारे में हम जान चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको लाइक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेंट्रिकल्स ये नहीं बता रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वो लेक्चर देख के आइए। तो फोर ब्रेन को ही प्रोसेंसेफेलोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फोर ब्रेन को? प्रोसेंसेफेलोन कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसमें सेरेब्रम आता है और डायनसेफेलोन आता है। आगे ऐसा नहीं है कि मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताया है, ज़रूर बताया है। चलिए पहले देख लीजिए, ये सेरेब्रम है। देखिए, ये कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम को ही कवर करता हुआ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में भी आप जानेंगे। ये आपका मिड ब्रेन आ गया और यहाँ फिर आपका हाइंड ब्रेन आ गया, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड साइड में सेरेबेलम होता है। तो एग्जैक्टली कहूँ तो हम थैलेमस हाइपोथैलेमस को ही डायनसेफेलोन कहते हैं। एक एपिथैलेमस भी रहता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस को ही डायनसेफेलोन कहा जाता है, जो आपको यहाँ मार्क भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो सेरेब्रम और थैलेमस हाइपोथैलेमस मिलके प्रोसेंसेफेलॉन बन जाते हैं। मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना एंड टैगमेंटम रहेगा। मिड ब्रेन में क्या रहेगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना, जिसको टैक्टम भी कहते हैं, और टैगमेंटम। और फिर आ गया आपका हाइंड ब्रेन, जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इसमें आपका पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम तीनों आते हैं। जो आपका मिड ब्रेन है वो जो आपका ब्रेन स्टेम है वो आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला बनाते हैं। इनको एक साथ मिलके ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ये ब्रेन स्टेम जो है कॉन्टिन्यूएशन में जाता है फिर स्पाइनल कॉर्ड की। ओके, जो ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर पार्ट है उसको सेरेबेलम कहते हैं। एग्जैक्टली ट्रू मतलब सेंस में हम सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेरेब्रम पढ़ा है, सेरेब्रम के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और ये जितने भी आप यहाँ लोग पढ़ रहे हैं ये भी आप बिल्कुल इनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए पहले सेरेब्रम की ही जानकारी आपको दे दी जाए कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है सेरेब्रम का, ये आपने एक सेक्शन कट करके लिया है ब्रेन का। तो सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेरेब्रम यहाँ सबसे बड़ा हिस्सा है। दो हाफ में डिवाइड होगा, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रम ही, जो आप लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर पढ़ते हैं वो यही है, सेरिब्रम ही है। दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ओके, तो जो इन राइट और लेफ्ट, इसके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो जोड़ता है उसी को हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा वो एक्चुअली आपकी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो ये सरफेस है देखिए, यहाँ पे आपको गायरई, जो डीप डीप अंदर की तरफ को डाउन जो आपको दिखेगा गायरई उसको कहेंगे, ऊपर की तरफ को जो उभार होगा उसको हम सल्काई कहेंगे। ओके,
तो जो हेमिस्फीयर है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स, ये देखिए ये फोल्ड है, ये फोल्ड्स होते हैं जिनको हम गायराई एंड सल्काई कहते हैं। जो डीप सल्काई होता है, ठीक है, सेपरेटेड बाय गायराई, कॉन्वोल्यूशंस होती हैं गायराई एंड डिप्रेशन, आई एम सॉरी, जो डिप्रेशंस हैं, डिप्रेशंस को आप सल्काई कहते हैं। डिप्रेशंस जो डीप डाउन मैंने कहा, डिप्रेशन को आप सल्काई कहते हैं। जो आपकी कॉन्वोल्यूशंस हैं उनको आप गायराई कहते हैं। तो जो डीप सल्कस होगा, सल्काई का मतलब आपका सिंगुलर क्या हुआ, वो सल्कस हुआ। जो डीप सल्कस होगा उसको हम फिशर बोल देते हैं, FISSURE, ओके, उसको हम क्या बोल देते हैं, फिशर बोल देते हैं। अब देखिए जो हेमिस्फीयर है हमारे, जो ये सेरेब्रम है यानी कि उसमें हर एक हेमिस्फीयर जो है उसमें आपको ग्रे मैटर देखने को मिलता है, और हेमिस्फीयर पे जो उसकी आउटर लेयर होगी उस पे जो ग्रे मैटर रहेगा उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है बाहर की तरफ को ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ को सेरेब्रल कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ को जो है वो वाइट मैटर होगा, ठीक है। जो आपका ग्रे मैटर होता है उसमें बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं जिनको बेसल न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए समझ गए, ग्रे मैटर कलेक्टिवली क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, बेसल न्यूक्लियाई एंड आर ऑल्सो लोकेटेड डीप विद इन द वाइट मैटर, ठीक है। जो मासेस होते हैं ग्रे मैटर के उनमें बेसल न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो ग्रे मैटर के मासेस हैं आपको वाइट मैटर के नीचे नीचे और भी देखने को मिलेंगे, ठीक। बट इन जनरल आपके समझ गए सेरेब्रम के दो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक थिन सी लेयर ग्रे मैटर की कवर करती है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो बाहर की तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा जिसमें मतलब आपका बाहर की तरफ को ग्रे मैटर होगा, अंदर की तरफ को एंक्लोज करता है वाइट मैटर को, ठीक है। वाइट मैटर कैसे फॉर्म होता है, देखिए ग्रे मैटर की हम बात करें तो ग्रे मैटर में आपको न्यूरल बॉडीज जो देखने को मिलेंगी, स्पेशली वहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे और ग्लियर सेल होंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स जब इकट्ठा होते हैं तो वो ग्रे मैटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ग्रेइश कलर का होता है, ठीक, वाइट का नहीं होता है, ग्रेइश कलर का होता है, इसलिए ग्रे मैटर बोल देते हैं, ठीक है। जो ग्रे कलर है वो आपकी जो सेल बॉडी में निशल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रे कलर को इम्पार्ट करते हैं। और क्योंकि निशल ग्रेन्यूल्स जो हैं आपके माइलिन शीट में नहीं होते हैं, तो माइलिनेटेड एक्सॉन ही जो हैं वो वाइट मैटर को फॉर्म करते हैं, वहाँ पे निशल ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसीलिए वाइट मैटर वाइट होता है, ठीक है। समझ गए, तो कैसे हुआ ग्रे मैटर, कैसे हुआ वाइट मैटर। जो फाइबर ट्रैक्ट होता है वाइट मैटर में वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू अनदर, या फिर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड अदर रीजन ऑफ सेरेब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ गए आप इतना इसके बारे में, ठीक है। आप ध्यान से देख लेंगे हर चीज़ को, इसमें आपको देखिए क्या भी दिखाई देगा। अब आप ब्रेन की बात करते हैं तो फंक्शनली जो कॉर्टेक्स रहता है, फंक्शनली जो कॉर्टेक्स रहता है हर एक हेमिस्फीयर का वो 4 लोब्स में, 4 एरियाज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जिनमें आप क्या आते हैं, कौन से, ऑसिपिटल, फिर पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ये 4 मेन जो हैं वो लोब्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से बोला मैंने, फंक्शनली कॉर्टेक्स जो होता है हर एक हेमिस्फीयर का वो डिवाइडेड रहता है 4 लोब्स में। कौन से हो गए, ऑसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल। अब सबसे पहले फ्रंटल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रंट, ब्रेन के फ्रंट में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3 मेन कामों के लिए। वॉलेंट्री एक्शन यहाँ से कंट्रोल होगा, स्पीकिंग एबिलिटी फ्रंटल लोब से कंट्रोल की जाएगी, जो आपके थॉट्स हैं उनका इलेबोरेशन भी फ्रंटल लोब से ही कंट्रोल किया जाता है। फिर चलिए आते हैं पेराइटल लोब पे। पेराइटल लोब जो है वो बिल्कुल फ्रंटल लोब के पीछे और ऑसिपिटल लोब के आगे प्रेजेंट है, और ये जो हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, सोमैटोमोटर कॉर्टेक्स है यहीं आसपास में, है ना। तो ये जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, किस किस की सेंसरी इंफॉर्मेशन को,
टेम्परेचर, पेन जो हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारा जो इंफॉर्मेशन आती है वो पैराइटल लोब पे आती है। ठीक है। इसके साथ ही जो आप नंबर के बारे में जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, फिर जो अटेंटिवनेस होती है हमारे बॉडी पार्ट्स को लेके, हमारी पोजीशंस को लेके हमारी, ठीक है, तो वो सब जो है वो कौन का कंट्रोल कर रहा है? पैराइटल लोब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। टेम्पोरल लोब आते हैं। फिर टेम्पोरल लोब जो हैं वो ब्रेन के हर एक साइड को प्रेजेंट हैं। वो क्या करते हैं? मेमोरी को प्रोसेस करते हैं। जैसे आपका हियरिंग हुआ, हियरिंग इंफॉर्मेशन हुआ, जब आपने सुना तो आप बोलेंगे, और आपका लैंग्वेज फंक्शन जो है वो भी टेम्पोरल लोब से ही कंट्रोल किया जाता है। मतलब आपका हियरिंग, स्पीकिंग, है ना, आपके थॉट का इलाबोरेशन, आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी सब किसके कंट्रोल में है? सेरेब्रम के कंट्रोल में है, क्योंकि हम सेरेब्रम में हर एक हेमिस्फीयर के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से जो है वो डिवाइडेड है। और ये फ्रंटल ने क्या किया? पैराइटल्स में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, टेम्पोरल में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। ऑसिपिटल जो है वो बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो विजुअल इंफॉर्मेशन आती है, याद रखिएगा, जो विजुअल इंफॉर्मेशन आती है वो ऑसिपिटल लोब पे आती है। क्लियर? समझ गए? तो चलिए देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया है तो आप ये फिर से देख लेंगे ये वाला डायग्राम, जहाँ पे आपको फ्रंटल लोब दिखाई दिया है, पैराइटल लोब, और साइड में होगा टेम्पोरल लोब। ठीक है। तो और बेसल गैंग्लिया। अब बताइए, मैंने बेसल गैंग्लिया जो था वो क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो वो आपका कंपोज होता है किससे? ग्रे मैटर से। ठीक। और उसके अंदर हमको वाइट मैटर देखने को मिलता है, और बेसल न्यूक्लियाई भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया बेसल न्यूक्लियाई से ही फॉर्म होता है। बेसल गैंग्लिया इसी को कहते हैं। ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस जो है ये आपका कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है। कॉर्पस कैलोसम के बाहर एक कवरिंग रहती है जिसको हम एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस जो है, कॉन्वोल्यूशन है एक, जिसको एंटीरियर सिंगुलेट गाइरस का नाम दिया गया है। ठीक है। समझ गए या नहीं समझे? देखिए, ये हमारा यहाँ से मिड ब्रेन आ गया, पॉन्स हो गया, मेड्यूला सेरेबेलम, और मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है? बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे डीप लिम्बिक सिस्टम फॉर्म हुआ है, इसके बारे में बाद में बात करूँगी कि इसमें क्या क्या आ रहा है। अदरवाइज देखने को तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपको बाद में ही बताऊँगी। ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिए, आपका ये 3 से 4 वीक का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ये है, ये जिसमें आपको प्रोजेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन एंड रोहम्बेनसेफेलोन जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रोजेंसेफेलोन मैंने कहा था फोर्थ ब्रेन होता है। ठीक है। मेसेंसेफेलोन मिड ब्रेन हो गया, और रोहम्बेनसेफेलोन जो है वो हाइंड ब्रेन जो है आपका हो जाता है। ठीक है। प्रोजेंसेफेलोन क्या कहा था मैंने फोर्थ ब्रेन के लिए? बताइए। इसमें आता है आपका टेलेनसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन। आपके सेरेब्रम को ही टेलेनसेफेलोन कहा जाता है। डायनसेफेलोन में क्या आ गया? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ये 5 वीक का एम्ब्रियो, मतलब इस तरह से ये चीजें बनती हैं, है ना। तो प्रोसेंसेफेलोन हो गया, जिसमें टेलेनसेफेलोन आ गया, डायनसेफेलोन आ गया। फोर्थ ब्रेन को ही कहा जाता है। डायनसेफेलोन में क्या आ गया? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। तो यही सबसे पहले हम प्रोजेंसेफेलोन में हमने सेरेब्रम का पूरा बात कर लिया कि क्या काम होगा, किस तरह से होगा। अब हम बात करेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस जो है वो एक नॉन नर्वस पार्ट होता है, जो आपकी सबसे अंदर वाली जो लेयर रहती है मेनिंजेस की पिया मीटर, ठीक है, उसी के साथ फ्यूज रहता है, और कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है, और एपिथैलेमस इसी के सिक्रेशन में काम करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सिक्रेशन में ही काम कर रहा होता है। थैलेमस जो है वो आपका किसके जस्ट सिचुएटेड होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में और मिड ब्रेन के बीच में। ठीक है। जो आपका थैलेमस है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में और मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सेंसरी इम्पल्सेस को लाता है ब्रेन के लोअर पार्ट से। ठीक है। जो थैलेमस है वो ब्रेन के लोअर पार्ट से
इम्पल्सिस को लेके आता है और कहाँ को भेजता है उनको, सेरेब्रम को भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड से भी लेके आएगा थैलेमस इंफॉर्मेशन, और लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से भी लेके आएगा और उनको भेज देगा सेरेब्रम पे। और इसमें लिमिटेड सेंसरी अवेयरनेस रहता है पेन के लिए, टेम्परेचर के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सेरेब्रम इन चीज़ों के लिए आपको जो सेंसरी अवेयरनेस है वो प्रोवाइड करता है। फिर आता है थर्ड वन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। होम्योस्टैटिक फंक्शन रहता है इसका, ठीक। ये एक मतलब समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता है उसके लिए। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बीच में और एंडोक्राइन के सिस्टम के बीच में जो लिंक क्रिएट करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, आपका हमारा जो प्यास लगी है या हमें यूरिन आउटपुट है हमारा, उसको कंट्रोल करेगा, खाना पीना यही कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी से हार्मोन के एक्शन को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे इमोशनल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। हमारे स्लीपिंग और हमारा उठना सोना भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ गए, तो ये सारे खाना पीना उठना सोना, फिर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स, आपका प्यास लगी है, आपको यूरिन जाना है, सब किसके काम है, हाइपोथैलेमस की, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका मेसेंसेफेलोन आया। मेसेंसेफेलोन आ गया आपका मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन जो है वो बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्टेड सा पार्ट होता है ब्रेन में, जो कि कवर्ड रहता है पूरे सेरेब्रम से। ये इसमें ना हमें क्रूरा सेरेब्री देखने को मिलता है और कॉर्पोरा बाइजामिना देखने को मिलता है, ठीक। क्रूरा सेरेब्री, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, क्रूरा सेरेब्री। और वेंट्रल साइड को होते हैं ये क्रूरा सेरेब्री। इसके वेंट्रल साइड को जो है वो क्रूरा सेरेब्री रहेंगे, इसके डॉर्सल साइड को जो है वो रहते हैं कॉर्पोरा बाइजामिना, ठीक है। तो ये जो चार लोब हो गए और इनको चार ऑप्टिक लोब्स कहा जाता है, इनको एक साथ कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना कहा जाता है। समझ के क्या कहा जाता है इनको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना कहा जाता है, समझ के। तो मिड ब्रेन को आप टैक्टम क्या पढ़ते हैं कि इनमें टैक्टम होता है और आपके पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना होता है, ठीक है। तो समझ गए या नहीं समझे, तो आपके पास क्या हो गया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना, ठीक है। और टैक्टम जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, मिड ब्रेन में, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना में क्या क्या आ गया, क्रूरा सेरेब्री एंड आपके पास क्रूरा सेरेब्री आ गया, और दूसरा क्या आ गया आपके पास, कॉर्पोरा बाइजामिना आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, ठीक। उसका आपके पास बाद आपको आपका हाइंड ब्रेन दिख रहा है, पॉन्स सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मैं आपको फिर से ढंग से बता देती हूँ कि जो मिड ब्रेन है बहुत ही स्मॉल सा कंस्ट्रक्शन है, पोर्शन है, कवर होता है सेरेबेलम से। कौन रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं नर्वस टिश्यू के, जिनको क्रूरा सेरिब्री कहते हैं, वो वेंट्रल साइड को होंगे। और डॉर्सली जो है एक पेयर रहेगा छोटी छोटी स्वेलिंग्स का, उनको कॉर्पोरा बाइजामिना कहते हैं, ठीक है। जो चार लोब होते हैं इनको कलेक्टिवली कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना कहते हैं, जिसमें सुपीरियर कॉल्क्युलाई जो आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी, वाइल जो स्मॉलर पोस्टीरियर कॉल्क्युलाई होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ऑडिटरी से, ठीक। सुपीरियर कॉल्क्युलाई आपको चार लोब्स, आई एम सॉरी, आपको कॉर्पोरा बाइजामिना और स्क्रूरा सेरिब्री तो हो गया, पर चार ऑप्टिक लोब अलग होते हैं, मतलब लाइक कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना, उन चार ऑप्टिक लोब को कहा जाता है। तो सुपीरियर कॉल्क्युलाई जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, और जो पोस्टीरियर कॉल्क्युलाई होते हैं आपके दो छोटे छोटे पोस्टीरियर कॉल्क्युलाई होते हैं वो ऑडिटरी सुनने की एक्टिविटी से कनेक्टेड होते हैं, और इनको एक साथ जो है वो टैक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको एक साथ जो है वो टैक्टम कहा जाता है। क्लियर और नॉट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है और आपको कोई कन्फ्यूज़न जो है वो इसमें नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये बात जो है वो हमको समझ नहीं आई कि आपने क्या बताने की कोशिश की है, ठीक है।
तो मिड ब्रेन में चलिए, मैं बार बार, आप बोलेंगे मैम बार बार क्यों बता रहे हैं, आप भूल सकते हैं कि मिड ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पूरा सेरेब्रई वेंट्रल साइड पे, डॉर्सली जो है स्मॉल स्वेलिंग्स रहती हैं, कॉर्पोरा बाइजैमिना, ठीक है। और जो 4 लोब्स आपको देखने को मिलेंगे उनको एक साथ कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना कहा जाता है। उनमें 2 सुपीरियर कॉर्कुलाई हैं, 2 पोस्टीरियर कॉर्कुलाई हैं। 2 सुपीरियर कॉर्कुलाई जो हैं वो ऑप्टिक मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो आपके 2 पोस्टीरियर हैं वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनको एक साथ जो है वो क्या कहा जाता है, एक साथ उनको टेक्टम जो है वो कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब इतना भी आप समझ गए, और उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, पॉन्स वाला हिस्सा, ठीक। मिड ब्रेन के ठीक नीचे जो है वो कौन सा है, पॉन्स, ठीक। ये आपका कहाँ है, मेड्यूला से ऊपर होता है और मिड ब्रेन के थोड़ा नीचे होता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है मिड ब्रेन और मेड्यूला ऑब्लोगेटा के बीच में, ठीक। पॉन्स किसके बीच में काम करेगा, सेरेब्रम साइड की तरफ है। आपने बहुत सारा डायग्राम्स जो है वो मतलब आपने बहुत सारा देख लिया है। तो पॉन्स जो है वो किसके बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा, मिड ब्रेन के बीच में और मेड्यूला ऑब्लोगेटा के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है। पॉन्स में जो है वो उसमें भी कुछ न्यूक्लियाई होते हैं और फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं जो आई मसल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फेशियल मसल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, फेशियल की जो मसल स्ट्रेंथ होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट वन आपका सेरेबेलम, ठीक। तो सेरेबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरेबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये आपके ब्रेन स्टेम की बैक से अटैच रहता है। इसमें आप देखेंगे तो आपको सुपीरियर और इन्फीरियर व्यूज़ अगर इसके देखते हैं अलग अलग, तो बटरफ्लाई शेप इसमें भी दिखती है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें भी सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स रहते हैं। जैसे सेरेब्रम में सेरेब्रम आपके राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर हैं, उसी तरह से इसमें सेरेबेलम में भी क्या रहते हैं, सेरेब्रेलर हेमिस्फीयर रहते हैं। हर एक हेमिस्फीयर में बहुत सारे लोब्स होते हैं। सेरेबेलर की सुपरफिशियल लेयर को हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स ही कहते हैं, जिसमें ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर के अंदर जो है वो वाइट मैटर रहता है, जिसको हम अर्बोर बिटे कहते हैं। जो आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे ट्री की तरह सेरेबेलम में दिखता है, वो अर्बोर बिटे है, वाइट मैटर रहता है, ठीक है। सेरेबेलम जो है बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, मसल टोन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़ में, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम जो है वो सेरेबेलम का है। उसके साथ ही लैंग्वेज की प्रोसेसिंग, उसको रिकॉग्नाइज करने का थोड़ा काम भी सेरेबेलम का होता है। तो आपने प्रोसेंसिफिलोन, मेसेंसिफिलोन, रोहम्बेनसिफिलोन समझ लिया। रोहम्बेनसिफिलोन हाइंड ब्रेन है, जिसमें पॉन्स और सेरेबेलम को मेटेंसिफिलोन कहा जाता है और मेड्यूला को माइनसेफिलोन जो है वो कहा जाता है। तो ये लेटरल व्यू है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो इतना आई होप आप पूरा समझ गए हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये हो गया एमिगडेला, ये हो गया हिप्पोकैम्पस, क्या हो गया ये, हिप्पोकैम्पस। ये हो गया सिंगुलेट गाइरस, ये हो गया आपका कॉर्पस कैलिसम। देखिए हिप्पोकैम्पस जो है वो किस तरह से ऐसे को है। ये हो गया आपका थैलेमस, यहाँ पे आपका क्या आता है फिर हाइपोथैलेमस, देख लिया। अब ये वाला डायग्राम देखिए, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ लिम्बिक सिस्टम के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, पीनियल ग्लैंड भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। तो कंपोनेंट्स जो होंगे, देखिए लिम्बिक सिस्टम जो है वो कलेक्टिवली नेम दिया गया है उन स्ट्रक्चर को ह्यूमन ब्रेन में जो इमोशंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, इमोशनल मतलब इमोशंस मैंने आपको बता दिया, या इमोशन से जुड़ी हुई किसी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको एक साथ लिम्बिक सिस्टम का नाम दे दिया गया है। लिम्बिक एक अपने आप में एक लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है बॉर्डर। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो पार्ट्स रहते हैं, जो पार्ट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो एक रिम फॉर्म करते हैं, ठीक है, रिम फॉर्म करते हैं कॉर्पस कैलोसम के आसपास, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में देख पा रहे हैं आप कि वो किस तरह से एक रिम फॉर्म की हुई है। ये आपका अमिगडेला है, आपका हिप्पोकैम्पस आपको बताया मैंने। फिर आपने अपना सिंगुलेट गाइरस जो है वो पढ़ा है ना। तो ये सारे जो हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, लिम्बिक सिस्टम फॉर्म करते हैं। जो प्रोमिनेंट, देखिए इसमें कोई रोक नहीं है कि कितने आप लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए
प्रोमिनेंट कंपोनेंट जो होता है सिस्टम का वो सिंगुलेट गाइरस होता है, जो कि कॉर्पस कैलोसम के, जो किसके अबव है, कॉर्पस कैलोसम के ही ऊपर को क्या है, सिंगुलेट गाइरस है ना। और फिर आपका उसके बाद भी वहाँ पे आपको और जैसे हाइपोथैलेमस को भी थोड़ा आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिम्बिक सिस्टम के पार्ट आते हैं। तो बोलने को तो सब जगह आप अलग अलग पढ़ेंगे, तो मेनली आपको याद रखना है सिंगुलेट गाइरस और आपका हिप्पोकैम्पस, आपका अमिगडाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे कोई यूनिवर्सल कोई लिस्ट नहीं मिली है स्ट्रक्चर्स की कि ये यही जो हैं लिम्बिक सिस्टम को कंप्राइज करेंगे। हालांकि जो भी आपके इमोशंस में आपकी मेमोरी, इमोशनल मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लिम्बिक सिस्टम बोल दिया जाता है। तो हाइपोथैलेमस के साथ मिलके ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशंस में जैसे कि बहुत एक्साइटमेंट है, गुस्सा है, डर है, या लॉन्ग टर्म कोई मेमोरी है, मोटिवेशन है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलके ये रेगुलेट करते हैं। कई बार लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी रोल जो है लिम्बिक सिस्टम का वो इमोशंस के ही, जो रेंज आप देखते हैं कि कभी डर है, कभी दर्द है, कभी किसी के लिए बहुत प्यार है, कभी बहुत गुस्सा है, तो वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी स्कल में, ये स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है ब्रेन, और ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है वो कॉन्टिन्यूएशन में रहता है स्पाइनल कॉर्ड की। तो दरअसल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के बेस से अराइज करती है, एक्सटेंड करती है, एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, फोरामेन मैग्नम। स्कल में फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग रहता है जिसके थ्रू जो है ये क्या करती है, ब्रेन जो है वो निकलती है, ठीक। और ये ओपनिंग जो है वो आपके वर्टिब्रल कैनाल, ये फोरामेन मैग्नम जो है ये कहाँ है आपकी ओपनिंग, ये आपकी स्कल में है, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और वर्टिब्रल कैनाल भी होती है, वर्टिब्रल कैनाल जो है वो आपके वर्टिब्रेट फॉर्म करते हैं। पेयर्ड स्पाइनल नर्व जो हैं वो अमर्ज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, किसके थ्रू, उन स्पेसेस के थ्रू। देखिए दो वर्टिब्रे में जो स्पेस है उसकी, उन स्पेसेस के थ्रू जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, स्पाइनल नर्व जो हैं वो निकल रही हैं। तो आपको 8 पेयर जो हैं वो स्पाइनल नर्व के देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, सर्विकल नर्व्स में। ये सर्विकल वर्टिब्रे है तो सर्विकल नर्व्स में आपको 8 पेयर्स देखने को मिलेंगे। थोरेसिक नर्व्स में आपको 12 दिखेंगे, देखिए T1 है ना, T12 तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। T12 12 जो हैं आपको देखने को मिलेंगे थोरेसिक नर्व्स में। ल्यूमर में आपको 5 देखने को मिलेंगे। आप L1 उल्टा सीधा है, यहाँ पे ये नंबर बताया जा रहा है कि L2 हिप्स, L3 क्वाड्रिसेप्स, L4 to 5 हैमस्ट्रिंग नी, फुट में L4 to S1 जाता है, पर एग्जैक्टली L1 to 5 ल्यूमर में आपको 5 नर्व्स देखने को मिलते हैं, L1 से लेके L5 तक। 5 सेक्ट्रल नर्व्स जो हैं आपको देखने को मिलती हैं S1 to S5, और एक ही कॉकेजियल नर्व जो होता है। हर एक स्पाइनल नर्व जो है वो मिक्स्ड नर्व होती है, मतलब उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन फाइबर दोनों ही होते हैं। याद रखिएगा नर्व फाइबर में और नर्व में डिफरेंस होता है। जब मैं कहूँ नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर जो है वो न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन के बंडल को एक साथ नर्व कहा जाता है, समझ गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नर्व एंड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर जो है वो क्या होगा, आपका नर्व फाइबर जो है वो सिर्फ एक एक्सॉन होगा न्यूरॉन का, लेकिन उन बहुत सारे नर्व फाइबर जो है मिलके नर्व बनाते हैं। अब नर्व सेल जो है, नर्व फाइबर में नर्व सेल नहीं हम बात कर रहे हैं, नर्व फाइबर डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट नर्व सेल, वो सिर्फ एक्सोनल पोर्शन होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। सो नर्व जो है, ठीक, नर्व जो है आप में उसको, उसमें आपको क्या मिलेंगे, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। मेनली आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसी तरह के स्ट्रक्चर को ट्रैक्ट कहा जाता है,
ठीक है। जो एक्सॉन मिलके जो बनाएंगे एक बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर नर्व की बात करते हैं। नर्व का एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। जिसमें आपको देखिए मैंने कहा था कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में साइड साइड में जो है वो ग्रे मैटर रहता है, बीच में वाइट मैटर रहता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, बीच में आपको बटरफ्लाई की शेप का जो है वो ग्रे मैटर दिखाई दे रहा है और साइड में वाइट मैटर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताता है, शो करता है एक सेंट्रल कैनाल, और ये बीच में जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सेंट्रल कैनाल है। और आ गया ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सेंट्रल कैनाल्स जो है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ग्रे मैटर सेंट्रली लोकेटेड है। आपको एच शेप ले लीजिए, बटरफ्लाई शेप ले लीजिए, उस शेप का है। ब्रेन में ग्रे मैटर जो था वो आउटर रीजन का था, आउटर कोर फॉर्म करता था, और यहाँ पे ग्रे मैटर इनर कोर फॉर्म कर रहा है, और मतलब उल्टा है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अगर फिर हम बात करते हैं ग्रे मैटर की ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ग्रे मैटर आपको क्या दिखता है, ठीक। तो ग्रे मैटर ऑन ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सब डिवाइडेड इनटू डॉर्सल पोस्टीरियर। ये आप आगे मैं आपको एक दिखाती हूँ, आप उसमें अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर मतलब नर्व फाइबर नहीं है, ये एक नर्व है। नर्व में छोटे छोटे नर्व फाइबर हैं, ठीक है। तो पूरी नर्व पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है स्पाइनल नर्व पे, वो एपिन्यूरियम है, ठीक। फिर आपको ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है बंडल्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, पेरिन्यूरियम है। और एक मतलब एक आपका फैसिकुलाई पे क्या है, पेरिन्यूरियम है। फैसिकल पे इसमें भी छोटे छोटे फाइबर हैं, और ये जो है इनको इन पे जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने, कि ये बंडल्स हैं नर्व फाइबर के, जिन्होंने पहले फैसिकल बनाया है, बहुत सारे फैसिकल ने नर्व बनाया है, ठीक है। तो सब जो आपके नर्व के बाहर रहेगा कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग, उसको एपिन्यूरियम कहते हैं। फिर आपके जो फैसिकल के बाहर है पेरिन्यूरियम कहते हैं, और जो बिल्कुल इस पे है आपके नर्व पे है, उसको आपका एक्सॉन पे है, मतलब बिल्कुल अंदर जो एक फाइबर पे है, उसको एंडोन्यूरियम जो है वो कहा जाता है। पेरिफेरल सिस्टम में श्वॉन सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, श्वॉन सेल देखते हैं आप, वही माइलिनेटेड शीट को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए सेक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने फिर से यहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड का सही तरीके से दिखाया है। यहाँ पे आपको जो है वो नर्व कैनाल भी जो है वो दिख जाता है, ठीक। और ये आपके ग्रे मैटर है, और फिर यहाँ पे ये आपका पूरा क्या होता है, वाइट मैटर होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका पूरा सेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, तो ग्रे मैटर जो होगा ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न और एक लेटरल हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल रूट है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वेंट्रल रूट, ठीक है। और डॉर्सल एंटीरियर, देखिए ये हो गया आपका एंटीरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है। ये हो गया आपका पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, और ये हो गया आपका लेटरल ग्रे हॉर्न। समझ गए आप। तो डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और लेटरल हॉर्न, ठीक है। तो ये एंटीरियर हॉर्न जो है ये आपका क्या हो गया, वेंट्रल हॉर्न हो गया। समझ गए आप या नहीं समझे, बिल्कुल। तो डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न जो हैं उनमें सेल बॉडीज होती हैं इफेरेंट, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स की, जो सप्लाई करते हैं आपकी स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। डॉर्सल हॉर्न में, सॉरी डॉर्सल हॉर्न जो रहा, फिर से बता दूं, डॉर्सल हॉर्न यानी कि पोस्टीरियर हॉर्न जो रहा आपका, ठीक है। आपका डॉर्सल हॉर्न जो है, डॉर्सल हॉर्न पे जो है वो किस चीज़ का सप्लाई रहेगा, डॉर्सल हॉर्न पे इंटर न्यूरॉन्स बहुत सारे होंगे, इफेरेंट नहीं आफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, जबकि वेंट्रल पे इफेरेंट न्यूरॉन्स रहेंगे, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स रहेंगे जो कि स्केलेटल मसल्स को सप्लाई देंगे।
लेटरल जो हॉर्न है, ठीक है, इसमें सेल बॉडीज होती हैं ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन की, जो कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, रिपीट करके सुन लीजिएगा। लेटरल में सेंसरी न्यूरॉन है आपके, जो मतलब लेटरल जो हो गया आपका, है ना। वेंट्रल में आपके कौन से न्यूरॉन है, जल्दी से बताइए। वेंट्रल में आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। आपको सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो कहाँ देखने को मिले, बताइए जल्दी से। सेंसरी न्यूरॉन जो है आपको डोर्सल में देखने को मिलेंगे, मतलब आपको इंटर न्यूरॉन्स भी यहाँ बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन। लेटरल जो है वो आपका ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कार्डियक मसल्स का हो गया। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी एक्शन है, तो वो आपका वेंट्रल वाला जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वाइट मैटर लाइक ग्रे मैटर वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है रीजन में। ठीक है, जो वाइट मैटर है वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है रीजन्स में। एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स जो होते हैं वो आपके डिवाइड करते हैं वाइट मैटर को ऑन ईच साइड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज, जिनको हम कॉलम्स कहते हैं। एंटीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम मैंने नहीं बताया है, लेकिन ऐसे ही यहाँ भी होगा। एंटीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम दिखा है, देखिए। एंटीरियर, ये आपका एंटीरियर वाइट कॉलम हो गया, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम हो गया, और ये आपका लेटरल वाइट कॉलम हो गया। तो ग्रे मैटर ने वाइट मैटर को भी एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल वाइट कॉलम में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हर एक कॉलम जो है इसमें बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका ये वाला हिस्सा है ग्रे मैटर का है वो सेल बॉडीज से बना है, डेंड्राइट से बना है, जबकि आपका वाइट मैटर जो है वो एक्सॉन से बना है। ठीक है, और ये जो हैं यहाँ पे आपके वाइट मैटर में क्या होंगे, एक्सॉन होंगे। ये बंडल्स जो हैं ये एक्सटेंड कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भी आपके क्या कर जाएंगे, एक्सटेंड कर जाएंगे। ठीक है, और मैंने कहा था एक्सॉन के बंडल को आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कहते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको नाम देते हो ट्रैक्ट्स का, लेकिन एक्सॉन के बंडल्स जो आपके स्पाइनल नर्व में जाके निकलते हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, उनको नाम दिया जाता है नर्व का। नर्व फाइबर नहीं, पूरा पूरा नर्व होता है। समझ के ये पूरी बात को आप, ठीक है। चलिए, अब आपको क्लियर है कि ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है, डॉर्सल हॉर्न क्या है, वेंट्रल हॉर्न क्या है, और कॉलम्स जो हैं वो आप किसको नाम देंगे, समझ के। ठीक है, अब आगे हम बात कर देते हैं कि ये जो स्पाइनल नर्व हैं, ठीक, जो स्पाइनल नर्व होंगी वो हर एक साइड से कनेक्टेड होंगी स्पाइनल कॉर्ड से। कैसे, बाय अ डॉर्सल रूट, या इसको हम पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं, और एक वेंट्रल रूट से, इसको हम एंटीरियर रूट भी कहते हैं। ठीक है, अफेरेंट जो न्यूरॉन होगा, अफेरेंट जो नर्व्स होंगी यानी सेंसरी नर्व्स जो होंगी वो सिग्नल लाएंगी पेरिफेरल रिसेप्टर्स से। जो रिसेप्टर, तो अफेरेंट कहाँ आता है आपका, सेंसरी कहाँ आता है, डॉर्सल पे बताया था मैंने, आपके डॉर्सल जो हॉर्न है उस पे बताया था, तो डॉर्सल रूट पे आके वो आएंगे पूरे इंफॉर्मेशन, है ना। और आपका डॉर्सल रूट से आएगा, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी उसकी। ठीक है, अब सेल बॉडीज जो होती हैं अफेरेंट न्यूरॉन की वो क्लस्टर्ड होती हैं और डॉर्सल रूट गैंग्लियन फॉर्म करती हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, सेल बॉडीज जो होती हैं अफेरेंट न्यूरॉन्स की वो क्लस्टर्ड होती हैं और डॉर्सल रूट गैंग्लियन फॉर्म करती हैं। सेल बॉडीज जो होती हैं इफेरेंट न्यूरॉन की, ठीक है, वो भी ओरिजिनेट कर रही हैं ग्रे मैटर से ही, और इफेरेंट फाइबर्स जो हैं कैरी करते हैं सिग्नल, जो कि कहाँ जाएंगे, मसल्स में। लेकिन वो आपके कहाँ से जाएंगे, वो जाएंगे आपके लेटरल हॉर्न से जाएंगे। मसल्स के लिए जो सिग्नल जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, आपके लेटरल हॉर्न से जाएंगे। ठीक है, तो डेंसली पैक्ड जो सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको न्यूक्लियस कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है, गैंग्लियन। ठीक है, सेल बॉडीज जो डेंसली पैक्ड होंगी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, उनको एक साथ क्या बोला जाता है आपके, मतलब चाहे यहाँ की बात करें, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, और आउटसाइड जो आपकी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो
आपकी सेल बॉडीज पैक होती हैं उनको क्या कहा जाता है, गैंग्लियन कहा जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन इससे उधर बाकी जो नर्व्स आ रही हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आती हैं, इसीलिए ये डॉर्सल रूट है, ठीक है। तो और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेल बॉडीज जब क्या करती हैं, जब वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इकट्ठा होती हैं तो उनको गैंग्लियन कहा जाता है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इकट्ठा होती हैं, क्लस्टर फॉर्म करती हैं, उस क्लस्टर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, समझ गए। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है एक मीन बन जाता है कम्युनिकेशन का ब्रेन के बीच में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो जब भी कोई आपका जैसे आपके हाथ को टच करता है तो आपके सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, जो सेंसरी फाइबर से होते हुए कहाँ आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे, आपके फिर ब्रेन में जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम वॉलंटरली मूव करते हैं अपने हाथ पाँव को तो मोटर इम्पल्सेस जो हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं ब्रेन में, वो फिर आपके अगेन ब्रेन में जो ट्रैक्ट्स हैं ना, एक्सॉन के ट्रैक्ट्स हैं, ठीक, उनमें जाती हैं, फिर वो कहाँ जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है कहाँ भेज देगा, आपके बॉडी में भेज देगा, मसल्स पे भेज देगा, ताकि आपको क्या करना है, मूव करना है। इसीलिए जो स्पाइनल कॉर्ड है क्या होता है, इफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सिवियर्ड, लाइक कुछ फर्क हो गया है स्पाइनल कॉर्ड में, तो हमें सेंसेशन फील नहीं होती है, वॉलंटरी एक्शंस जो हैं हम नहीं कर पाते हैं, और हमें पैरालिसिस हो जाता है, समझ गए। अगर थोरेसिक रीजन में कोई इंजरी होती है तो लोअर बॉडी और लेग्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, इस कंडीशन को पैराप्लेजिया कहते हैं। और नेक रीजन में अगर कोई इंजरी हुई है तो हमारे ऊपर जो फोर लिम्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं, ठीक। थोरेसिक रीजन से हमारे लोअर लेग्स हैं वो अफेक्ट होंगी, और नेक रीजन पे अगर कुछ इंजरी होती है तो हमारे फोर लिम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारी मसल्स का कंट्रोल अल्टीमेटली किसके पास है, इस स्पाइनल कॉर्ड के ही पास है, समझ गए आप, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रे मैटर है, ठीक है, और ये है आपका वाइट मैटर, ये लेटरल हॉर्न हो गया आपका, ये आपका डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये आपका वेंट्रल हॉर्न हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं हमारे रिफ्लेक्स आर्क की। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत सारे रिफ्लेक्स आर्क का क्या होता है, सेंटर भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे हम, तो रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्स जो एकदम से हमारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के इमीडिएट नर्वस सिस्टम जनरेट कर देता है, उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरल पाथवे जो इसमें जिस न्यूरल पाथवे से जो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो फंक्शनल यूनिट फॉर्म करता है नर्वस सिस्टम का, जिसमें देखिए ये जिसमें आपको सेंसरी रिसेप्टर, अफेरेंट मतलब अफेरेंट यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर इंटीग्रेटिंग सेंटर मतलब इफ वो सेंटर होगा इफेरेंट और मोटर न्यूरॉन के लिए, और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो पूरा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ये इफेक्टर मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स ये आपको मारा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक, आपकी जो इफेक्टर मसल्स हैं, मसल स्पिंडल स्टिमुलेट होगा, ठीक। प्राइमरी अफेरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके एक्साइट होंगे, प्राइमरी अफेरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो अल्फा मोटर न्यूरॉन को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे टू एक्सटेंस, देखिए लिखा है प्राइमरी अफेरेंट न्यूरॉन स्टिमुलेट अल्फा मोटर न्यूरॉन टू एक्सटेंसर्स मसल्स। एग्जैक्टली देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो रिसेप्टर प्रोड्यूस करते हैं एक एक्शन पोटेंशियल जो अफेरेंट और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंटीग्रेटिंग सेंटर पे जाता है। ग्रे मैटर जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वही इंटीग्रेटिंग सेंटर की तरह काम करता है। इंटीग्रेटिंग सेंटर जो है वो कहाँ है, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में है, और रिफ्लेक्स यहीं से बनता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होगा वो आपका जब रिफ्लेक्स बनाता है तो उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर आपका ब्रेन में जाता है,
ठीक स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, ब्रेन में है इंटीग्रेटिंग सेंटर, तो उसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिनेप्सिस पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्स जो है वो मोनोसिनेप्टिक होगा या पॉलीसिनेप्टिक होगा। एक रिफ्लेक्स पाथवे जिसमें एक ही सिनेप्स आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होगा। अगर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आ रहे हैं तो हम पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो है उसको बोल देंगे। ठीक है, फिर जो इंटीग्रेटिंग सेंटर है वो प्रोसेस करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रिसेप्टर से आई है, फिर एक डिसीजन बनाता है, एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके इंटर न्यूरॉन भी जो हैं वो काम करते हैं। ठीक, तो प्राइमरी अफरेंट न्यूरॉन जो हैं वो आपके स्टिमुलेट कर देंगे जो आपके इंटर न्यूरॉन्स थे, इनहिबिटेड थे, अब किसको काम करेंगे, वो इंटर न्यूरॉन्स को काम करेंगे। तो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, देखिए इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, फिर आपका जो अफरेंट न्यूरॉन है उन्होंने किसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इंटर न्यूरॉन को दे दी है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इंटीग्रेटिंग सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इंस्ट्रक्शन जो इंटीग्रेटिंग सेंटर से ट्रांसमिट हो जाएगी अब मोटर न्यूरॉन्स को टू द इफेक्टर ऑर्गन, और वो इफेक्टर ऑर्गन जो है देखिए इस तरह से पूरा आएगा। अब ये इफेक्टर ऑर्गन जो है वो कोई मसल भी हो सकती है। ठीक है, वो इफेक्टर ऑर्गन जो है वो कोई मसल भी हो सकती है या फिर आपका कोई ग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर इफेक्टर एक स्केलेटल मसल है तो हम उसको सोमैटिक रिफ्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, अगर इफेक्टर जो है वो आपका स्मूथ मसल्स है या कार्डिक मसल है, ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्स को हम ऑटोनोमिक और विसरल रिफ्लेक्स का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको पूरा। तो ये हो गया आपका पूरा रिफ्लेक्स एक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज कंप्लीट किया है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है। आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा, ताकि आप 10% ऑफ ले सकें। और ये रेफरल कोड जो है ये नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है। वो आपको मेंटोर करेंगी, गाइड करेंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जाइए वहाँ आप ज़रूर, अगर चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके साथ